नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तोरई की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के उपाय। पंचगव्य बनाने की विधि और उपयोग पर जानकारी। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में तोरई की खेती को लाभकारी खेती में गिना जाता है। तोरई स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी काफी लाभकारी होती है और तोरई की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बाजार मांग का अधिक होना। लेकिन इसके फसल में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है, जिसके चलते उत्पादन कम हो सकता है। तो आप कैसे करें कीट रोगों का नियंत्रण, इसकी जानकारी लेते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ पीयूष श्रीवास्तव से। किसान भाइयों, जैसा कि आपको अवगत है कि इस टाइम हमारे यहाँ तोरई जो होती है, जिसको हम गिलकी के नाम से भी जानते हैं, उसकी फसल हमारे किसान भाइयों ने ले रखी है, करी हुई है उसका। तो उस पर काफ़ी सारे कीट और रोग हमारे काफ़ी आ रहे हैं। तो उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे जैविक और रासायनिक तौर पर कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम आगे क्रम में चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोगों की। तो रोग उसमें आपके गिलकी में बहुत सारे लगते हैं, तोरई में बहुत सारे लगते हैं। तो जिसमें से मुख्य रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि पाइडोमिड्रोल जो रोग होता है, ये जो होता है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है नमी वाले क्षेत्रों में। और इसके लक्षण जो होते हैं पत्तियों पे फफूंदी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियां जो होती हैं सफ़ेद पाउडर की तरह इसमें भी हो जाती हैं, चितकबरी हो जाती हैं पत्तियां, है ना, और संक्रमित होकर वो सूख कर गिर जाती हैं और लताएँ जो होती हैं वो मर जाती हैं। जो भी उसकी लताएँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, वो मर जाती हैं। इसके लिए भी हम रोकथाम की बात करें तो संक्रमित रूप से जो हैं उनको अलग कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। और रासायनिक तरीके की बात करें तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 0.25% घोल बनाकर इसका छिड़काव करके इस पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। इस रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हर 14 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इसी में एक और भी रोग है हमारे तोरई में जो लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, जिसका संक्रमण बहुत अधिक दिखाई देता है, प्रभाव भी इसका ज़्यादा होता है। वो होता है हमारा पीला मोजेक। जो पीला मोजेक रोग होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ना। और इसके कारण जो होती है फसल में 100% यानी आपकी पूर्णतः फसल नष्ट भी हो सकती है। और इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें पत्तियाँ जो होती हैं पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं पत्तियों पर। और ये विषाणु जो है ना इस रोग का, वो आपके सफ़ेद मक्खी के द्वारा अधिकतर फैलता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें। अधिक संक्रमण दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा हमारे खेत पे आ गई है, तो उसके संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए एमिडाक्लोरपिड आप 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से घोल मिलाकर 15-15 दिन के अंतराल में, अगर आपको दिखती रहे कि मक्खी है तो आप उसको 15 दिन के अंतराल में लगातार उसका छिड़काव करते रहें। तो इससे क्या है, काफ़ी हद तक आपकी सफ़ेद मक्खी से आपकी जो तोरई है वो काफ़ी हद तक बच जाएगी। किसान भाइयों, तोरई की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीटों द्वारा पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से तोरई के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर कर लें। इसी तरीके से हमारी गिलकी होती है, जिसको हम तोरई भी कहते हैं, तो उसमें हमारे कीट भी लगते हैं। और कीट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और बहुत सारे कीट होते हैं। अगर आप उनको कुछ चिन्हित कर सकते हैं तो आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं तो वो नुकसान करते हैं। तो उसमें मुख्य कीट कुछ हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी देंगे, कैसे उनका नियंत्रण किया जा सकता है। तो
मुख्य कीटों में कीट होता है वो होता है फल मक्खी। अब ये फल मक्खी क्या है, क्योंकि फल मक्खी जो है तोरई के खेत में सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट है। ये सबसे ज़्यादा आपको हानिकारक आपकी फसल को कर देता है, इससे नष्ट हो जाती है फसलें, है ना। तो ये जो होता है क्या करता है कि जितनी भी मुलायम होती हैं आपकी पत्तियाँ, पौधे, तने जो भी मुलायम होते हैं उनको, उनके फलों के छिलकों को छेद करके उसके अंदर घुस जाता है और उनके अंदर का जो फल होता है, उनका गूदा होता है, उसको खाने लगता है। तो इससे आपकी फसल में भी नुकसान होता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। तो इसके बाद हम तीसरे कीट की बात करेंगे तो वो लीफ माइनर। तो ये जो कीट होता है इसका जो लार्वा होता है, लार्वा क्या होता है, वो क्लोरोफिल को खा जाता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं उनके क्लोरोफिल को खा जाता है, तो हमारी जो पत्तियां होती हैं वो सूख के गिर जाती हैं, तो हमारा जो पौधा है वो भी खत्म हो जाता है, हमारी उपज भी खराब हो जाती है। तो इसका नियंत्रण हम किस तरीके से करें, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका है 4% नीम की गिरी जो होती है उसकी अर्क का छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि आपके लीफ माइनर का नियंत्रण होगा और आपको लगे कि आपके लीफ माइनर पर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कुछ लीफ माइनर अभी भी दिख रहे हैं, तो आप इसके कुछ अंतराल में कर भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने खेतों में अपनाएं अच्छी तरीके से, जिसमें जो चीज़ दिख रही है उसका नियंत्रण उसी तरीके से करें। सीमित मात्रा में लें, बताई हुई मात्रा में यूज़ करें। अधिक मात्रा लेंगे तो आपकी फसल में नुकसान होगा। नियमित मात्रा में जो बताई गई है, और आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा, आपको लाभ अच्छा मिलेगा, आपको उसका मूल्य अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताज़ा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताज़ा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताज़ा कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटकी में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है।
बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य की घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधाशाला से पौधा निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रुपाई या बुवाई के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका उपयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात ये है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य के कई जिलों में दीमक कीट का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह कीट फसल को चट कर जाता है। कई बार तो किसानों को फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते दीमक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी उपायों को अपनाकर अपनी फसलों को बचाएं। तो किस प्रकार से करें दीमक कीट की पहचान और नियंत्रण, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद यादव। आज अपन एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो फसलों के लिए बहुत ही खतरनाक है, और वो है दीमक। और ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। ये ज़मीन में हर जगह पाया जाता है और इसका प्रमुख भोजन है सेलुलोज। सेलुलोज इनको पुरानी लकड़ियाँ या अपने क्रॉप के जो फसल काटने के बाद में जो अवशेष और डंठल पड़ते हैं, उनसे इनको अच्छी तरह से सेलुलोज मिल पाता है। इसलिए ये जहाँ भी पुरानी क्रॉप के जो अवशेष बचे हुए हैं, वहाँ ये अपना आक्रमण और अटैक ज़्यादा करती है और किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दीमक एक सामाजिक प्राणी है, तो सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो श्रमिक दीमक है। और इनकी जो सबसे ज़्यादा इनकी ही मतलब जनसंख्या इनकी सबसे ज़्यादा होती है कॉलोनी में। दीमक अपना जो कॉलोनी है वो काफ़ी ज़मीन के काफ़ी नीचे अपना घर बना के रहती है। जो रानी जो दीमक होती है वो पर डे 2000 अंडे दे सकती है,
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कम से कम 3 से 5 साल तक इसका जीवन काल है रानी का, जो रेगुलर अंडे देती है। तो इस हिसाब से अंदाज़ लगाएंगे तो काफ़ी अंडे ये ज़मीन में दे देती है। इसी प्रकार अपने यहाँ दीमक की बहुत बड़ी समस्या है। दीमक जहाँ सूखा एरिया है वहाँ ज़्यादा दीमक रहती है, और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ थोड़ा दीमक का प्रकोप कम होता है। दीमक के कंट्रोल के करने की बात करें तो दीमक के कंट्रोल करने में 3-4 तरीके प्रमुख है, जिसमें अपने देसी तरीके, जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं है या अपना पैसा बचाना चाहते हैं, तो वो ऐसा करे कि अपने आसपास नीलगिरी का पौधा, जिसको सफ़ेदा बोलते हैं, यूकेलिप्टस, उसके पौधे की 2-2 फीट की लकड़ियाँ काट के और 1 हेक्टेयर में 30 से 40 लकड़ियाँ अगर अलग अलग जगह रोप देंगे तो वहाँ जितनी भी दीमक होगी वो पूरी आकर्षित होकर उन जो रोपे हुए डंठल है उनमें आके एकत्रित हो जाएगी, और किसान भाई उसको तीसरे या चौथे दिन उखाड़ के फेंक दें या जला दें तो दीमक कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ साथ एक देसी तरीका ये है, जो मेज के जो बुट्ठे हैं, दाने निकालने के बाद में जो बुट्ठे बचते हैं उनको एकत्रित करके खेत में 10 या 15 जगह आप अगर छोटी छोटी ढेरी बना देंगे तो वो दीमक को आकर्षित कर लेगी, और ज़मीन में जितनी भी आपकी दीमक रहेगी ऊपर आ जाएगी और उन बुट्ठों पे चढ़ जाएगी। तो ये एक देसी तरीका है दीमक कंट्रोल करने का। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेबरिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेबरिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेबरियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेबरियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। अगर दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो सबसे पहले दीमक के ये है कि आप जो भी फसल लगाओ, पहले तो खेत तैयार करते समय यह ध्यान रखिए कि पुरानी खेत के डंठल अवशेष खेत में नहीं रहे। फिर बीजोपचार करने के लिए पिप्रोनिल 5% SC या फिर इमिडाक्लोरपिड इन या क्लोरोपोरिपोस, बहुत सारी दवाएं जो दीमक के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध है, उन दवाओं से बीज उपचारित करने के बाद में ही आप फसल में लगाएं। इसके साथ साथ आप रेगुलर सिंचाई करते रहे। फिर भी अगर आपकी दीमक की समस्या बनी हुई है तो इसमें आपको सिंचाई के पानी के साथ क्लोरोपोरिपोस 20 EC, 50 EC, अगर 20 EC ले रहे हो तो आप 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्लोरोपोरिपोस दीमक कंट्रोल के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ 50% वाले ले रहे हो तो 1 से 1.5 लीटर दवाई प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। तो किसान भाइयों, दीमक का प्रकोप हमेशा अपने यहाँ बना रहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जखिया, जिला सुकमा के किसान सूबेदार काकड़ी ने। आप बकरियों में खुरपका और मुंहपका रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो सूबेदार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंहपका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों, उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को
चलने में उसको परेशानी होने लगती है, मुँह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं। मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं जिससे उसमें मैंगट भी बन जाते हैं। मुँह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारे बरसात के समय में हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खुर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुँह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुँह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुँह के छाले मुँह में ग्लिसरीन लगाकर मुँह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर, और आजकल जो मार्केट में स्प्रे बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में घाव में कीड़े भी बन जाते हैं तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े ख़त्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए, लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है। किसी कारण बस टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें। उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपनाना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से ज़रूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।